बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि मैं इसमें आपको एविडेंस भी दूंगा, समझाऊंगा भी बड़ी डिटेल में कि हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। प्रूफ के साथ, हैंडआउट्स के प्रूफ्स के साथ बताऊंगा ये बात सारी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत होती है, तब जाके परफेक्ट असाइनमेंट बनती है। एविडेंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी जिससे आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा। ये तो आसान सा था, थोड़ा सा ट्रिकी था। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। Huffman encoding is data compression technique that reduce the size of data without sacrificing any of the features। तो इसको मद्देनजर रखना था आपने। लेटर और आगे उसका प्रीफिक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए तक पहुंचने के लिए 000 प्रीफिक्स कोड बनता है उसका। ये मैं यहाँ से समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक ट्री बनाना है, 0 के लिए लेफ्ट साइड पे और 1 राइट साइड पे। आप के लिए जिस तरह हम ट्री बनाते हैं, मैं एक कितने जीरो के बाद में ए पे पहुंचूं, बड़े आसान अल्फाज में बताता हूँ। 0 0 और 0 और फिर मैं ए पे आ गया। ए तक जाने के लिए कोड क्या है? 0 0 0। यहीं से सारी बात समझ आ जाएगी आप। अब बी पे जाना है तो 0 0 1 0 0। अगर 1 है तो इसका मतलब राइट ट्री की नोड के राइट साइड पे आपने मूव करना है। 0 0 1 ये आ गया बी। सी पे जाना है 0 1 0। सर ने कोड दिया हुआ था, हमें ट्री बनाने को कहा था। ये बहुत बार असाइनमेंट आई हुई है, पिछली बार भी आप देख लें, हम बनाते रहते हैं इसको। तो 0 1 0 0 1 देखिए ना, जैसे ही अगला नोड शुरू हुआ, पहला 0 आगे 1 हो तो मैं राइट साइड पे मूव कर गया। 0 1 0 तो फिर आगे मैं 0 पे आ गया। उसके बाद है जी डी। डी था 0 1 1। 0 1 आगे 1 था तो फिर मैं राइट साइड को मूव कर गया। 0 की सूरत में लेफ्ट को मूव करूंगा, 1 की सूरत में राइट को नोड के से मूव करूंगा, डी। उसके बाद आ गया ई 1 0 0। अब शुरू ही 1 से हो रहा है तो हम फर्स्ट नोड जो रूट नोड है उससे हम राइट साइड को मूव कर देंगे। 1 इस नोड पे पहुंचे, आगे कहाँ पे जाना है? 0, तो इस साइड पे मूव करके आगे कहाँ जाना है? 0, तो इस साइड पे मूव करके, तो ये ई आ गया। एफ। एफ कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 0 1 1 0 1 एफ आ गया। एन का पे है 1 1 0 1 1 0। और ये था जी वो हमारा हैफमैन एनकोडिंग ट्री, जिसका प्रीफिक्स कोड सर ने हमें दिया हुआ था और हमें कहा गया था कि इसका सॉल्यूशन आपने बनाना है। तो वो मैंने सादा अल्फाज में आपको समझा के इसका सॉल्यूशन बना दिया है। अच्छा, ये जो अब दूसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी कहाँ से आया हुआ है। ये ट्री आप देख लें, बहुत आसान सा है। बड़े मैंने इसे MS विजुअल में बनाया, आप इसे वर्ड में बना लें, पेंट में बना लें, जहाँ से आप बना सकते हैं आप इसे बना लें। मैंने इसे MS विजुअल में बनाया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 था जी। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि मैं इसके ऊपर सर्च करता रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से नहीं मिला, गूगल से नहीं मिला। उसके लिए फिर मैंने क्या किया, सर का लेक्चर सुना है। और ये तकरीबन 31वां लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा अगर बड़ी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो। 31 CS502 लेक्चर 31। ये हैंड आउट्स में ये डिटेल है जिसकी, ये देख लें आप जहाँ पे ये अवेलेबल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। यहाँ से सारी बात समझ में आई है, इस ग्राफ से। इस ग्राफ से सारी बात समझ में आई है। अच्छा, अब एक चीज मैं बताता चलूँ आपको, पहले तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो ग्राफ होता है ना, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर दो तरह के एजेस होते हैं। एक को ट्री एजेस कहते हैं और एक को नॉन ट्री एजेस कहते हैं। एक को ट्री मतलब अगर मुझे ट्री बनाना है तो मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये ट्री तो बन गया, यहाँ से यहाँ तक है। अब ये एजेस एक्स्ट्रा है तो इसे नॉन ट्री एजेस कहते हैं, नॉन ट्री। और नॉन ट्री एजेस को क्लासिफाइड किया हुआ है 3 एजेस के अंदर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और क्रॉस एज। ये मैं सर का लेक्चर आपको अब समराइज कर रहा हूँ। डायरेक्टेड एज जो ग्राफ जो होता है उसमें वो एक ट्री फॉर्म करता है, और ट्री फॉर्म करने के लिए दो तरह के एजेस हैं। एक को ट्री एजेस कहते हैं, एक को नॉन ट्री एजेस कहते हैं। जो नॉन ट्री एजेस हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है फॉरवर्ड, बैकवर्ड और क्रॉस एजेस के अंदर। अच्छा, अब आपको ट्री बनाना है।
कहीं से भी मैं ग्राफ शुरू कर सकता हूँ। ये ग्राफ जो है वो शुरू हुआ है, इसकी ट्रैवर्सल जो शुरू हुई हुई है वो ए से शुरू हुई हुई है। अब हम ए पे हैं तो इसको टाइम स्टैम्प है सर का, आप लेक्चर सुन लेंगे, बड़ी अच्छी समझ आती है बात। 10 खत्म नहीं करना जब तक हम आगे जा रहे हैं। सर ने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी थी, खैर आपने तो सोल्यूशन देखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ए से बी ट्री फॉर्म करना है मैंने, ए से बी तक जाने का रास्ता है, ठीक है, ये ट्री एजेस है। अब ट्री बना रहा हूँ, बी से सी तक जाना है तो ये भी रास्ता चाहिए मुझे, ये भी ट्री एज है। सी से ई तक ट्री एज है, बी से डी तक ट्री एज है, डी से ई तक मैं ऑलरेडी सी के थ्रू ई तक पहुंच चुका हूँ, मैं ऑलरेडी सी के थ्रू ई तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए डी से ई तक जो मैंने ट्रेवल करना है ये मानी नहीं रखता, सिर्फ समझ लें। बी से डी तक मैं पहुंच चुका हूँ, ए से डी तक मानी नहीं रखता, इसका मतलब ये जो है ये भी नॉन ट्री एज है। मतलब ट्री क्या है कि आप लीव से रूट तक जाने का आपके पास कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, वो मैं ए बी सी ई, मेरा ट्री फॉर्म हो चुका है, ए बी सी ई और बी से डी मेरा ट्री फॉर्म्ड हो चुका है। अभी भी ये दो एजेस हैं, बल्कि ये ऐसा कह लें ये तीन एजेस हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये नॉन ट्री एजेस हैं। नॉन ट्री एजेस को क्लासिफाइड किया गया है बैकवर्ड, फॉरवर्ड और क्रॉस एज में। अब पहले हम इतना वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि पहले ट्री एजेस लिख दें आप, ए टू बी टू सी और सी टू ई, ए टू बी टू सी और सी टू ई, ये आपने ट्री एजेस लिख दिए। अच्छा, उसके बाद बी टू डी भी ट्री एजेस है, बी टू डी भी ट्री एजेस है, ये आपने लिख दिया। अब तीन एजेस एक्स्ट्रा हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूं ताकि आपको एक ही बार नजर आ रहा है, एक ये वाला एज एक्स्ट्रा है, एक ये वाला एज एक्स्ट्रा है, ये वाला एज एक्स्ट्रा है। अब ई टू बी जो है ये बैक एजेस है, बैकवर्ड एज है। ई टू बी कौन सा एज है, बैकवर्ड एज है। ये एक बैकवर्ड एज है और भी पड़ा, वो भी देख लें ताकि इसको खत्म कर दें हम। जे टू आई बैकवर्ड एज है, जे टू आई ये पड़ा हुआ जे टू आई बैकवर्ड एज है। अच्छा, अब ए टू डी ये क्या, ये एज जो है ये इस ए का सेंटर है, सेंटर है या डिसेंटर है या नहीं, ये आप हैंड आउट्स में देख सकते हैं। यहां से यहां पे उन्होंने बताया हुआ है डिसेंडेंट या असेंडेंट, सेंटर एंसेस्टर है या नहीं है, या डिसेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, ये मैंने कैसे समझाया, यहां पे देखें, मैंने एक, जैसे सर ने ग्राफ बनाया था मैंने ग्राफ बना दिया, एक ए कहां से शुरू हुआ, एक से लेके 10 तक, ये मैं दिखाता चलूँ ये क्या चीज है, ताकि एक से लेके 10 तक टाइम ले रहा है वो, इसको आप टाइम समझ लेंगे। और बी कहां से ले रहा है ये मैंने देख के लिखा, आप भी देख सकते हैं 2 से लेके 9 तक। सी कहां से ले रहा है 3 से लेके 6 तक। ई कहां से ले रहा है 4 से 5 तक। डी कहां से ले रहा है 7 से 8 तक। क्या डी का ई का आपस में कोई तल्लक है, नहीं है, मतलब ना इसका ये सेंटर है या ना डिसेंटर है। सी आपस में, मतलब सी का जो सेंटर है वो कौन है, ई का सेंटर सी है, सी का बी है, बी का ए है। अगर बी का आपस में डी से कोरिलेशन लगा होता तो हम कहते कि ये फॉरवर्ड एज है, या बी का डी से लगा होता, या सी का ई से लगा होता। ई और सी आपस में ना सेंटर है ना डिसेंडेंट है, तो इनके दरमियान में जो एज लगेगा वो कौन सा होगा, क्रॉस होगा। ए से डी के दरमियान में जो एज लगेगा वो कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पे अब बात आपको समझ आनी चाहिए, मैंने कोशिश की है, हैंड आउट्स में भी है। अच्छा, ए से डी, ए सेंटर है और डी डिसेंडेंट है, इसलिए ये फॉरवर्ड एज है, ए टू डी। बैक एज हम कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद डी टू ई, डी टू ई यहां से देख के बताएं क्या डी टू ई ये इसका असेंडेंट या इसका डिसेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए डी टू ई जो एज लगा हुआ है वो क्रॉस एज है, डी टू ई जो है वो क्रॉस एज है, ये मैंने लिख दिया डी टू ई क्रॉस एज। ये पोर्शन मेरा सॉल्व हो चुका है। के टू ए, के टू ए का आपस में कोई तल्लक है, अभी देख लेते हैं।
के एक आपस में कोई तल्लक है? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये क्रॉस एज है। मैं टाइम पीरियड लिख दिया ना ऊपर, समझ रहे हैं आप बात को? सर ने भी बिल्कुल ऐसे किया है। के टू ए आपस में कोई तल्लक नहीं है, इसलिए ये क्रॉस है, के टू ए क्रॉस है। ये आ गया के टू ए क्रॉस। अच्छा, उसके बाद के टू डी का आपस में कोई तल्लक है? के टू डी, के का डी से कोई तल्लक है ना? तल्लक से मुराद ना उसका वो पेरेंट है ना वो उसका चाइल्ड है। ऐसे सेंटर टू सेंटर कैसे समझ ले? ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है, ये सी पेरेंट ई चाइल्ड। क्या इनका आपस में कोई तल्लक है? के से डी का किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, इसलिए ये क्रॉस है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया एजेस। अब ट्री फॉर्म कर रहे हैं हम, यहां से शुरू हो रहा है टाइम पीरियड, याद रखें 11 से 16। ये के पे गया, ट्री एज है, आई टू के ट्री एज है, वो आ गया, लिख दिया मैंने। आई टू जे ट्री एज है, लिख दिया मैंने। अच्छा, जे टू के का आपस में क्या ताल्लुक है? जे और के ना पेरेंट है जे का, ना के चाइल्ड है, इसका मतलब इनके दरमियान जो एज लगा हुआ है वो क्रॉस है। इनके दरमियान जो एज है वो क्रॉस है, जे टू के दरमियान। डी टू ये हम पहले देख चुके थे, क्रॉस। तो ये था जी आपका, मैंने आप समझाने की तो कोशिश की है आपको कि एक जो ग्राफ होता है उसके अंदर दो तरह के एजेस होते हैं, एक ट्री एजेस होते हैं और एक नॉन ट्री एजेस। नॉन ट्री एजेस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है फॉरवर्ड एजेस में, बैकवर्ड एजेस में, क्रॉस एजेस में। और आपने बैकवर्ड एजेस ये वाजे थे, फॉरवर्ड एजेस मैंने आपको बता दिया। अगर वो उसका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनता हो, जिस तरह ए से डी का बन रहा था, देखिए ना, ये इसके अंडर आ रहा है, ये बी के अंडर आ जाए। अच्छा, अगर बी से डी का लगा होता तो तब भी फॉरवर्ड एज होना था, बी टू डी लगा होता तब भी फॉरवर्ड एज होना था, क्योंकि ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। ऐसे बात समझ आ गई होगी आपको। बट इनका आपस में रिलेशन ही नहीं था, जो रिलेशन लगा हुआ था वो ए टू डी लगा हुआ था, ए टू डी फॉरवर्ड एज है। अगर सी टू ई भी लगा होता, अगर सी टू ई भी लगा होता तब भी फॉरवर्ड एज था। वो तो एक ट्री एज है ना, वो तो ट्री है। और ये है जी पूरे का पूरा आपका सॉल्यूशन। चलें जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।